नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आज बाजार में भरपूर एक्शन है और एक्शन की शुरुआत हम करेंगे कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज गिरावट आ गई है और इस वक्त ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड और MCX पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का माहौल बना है। आप देख पा रहे हैं MCX पर कच्चा तेल 5200 रुपए के नीचे आ गया है। 3.5% तक की गिरावट इस वक्त MCX पर कच्चे तेल में दिख रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के दाम 2% से ज्यादा गिर गए हैं। $72 के करीब पहुंच चुका है ब्रेंट और NYMEX क्रूड $69 के नीचे आ गया है। ये गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो एक जो हमने कल भी आपको बताया था कि जिस तरह से दुनिया भर में डिमांड घटने की आशंका बढ़ी है ओमिक्रॉन की वजह से, जो नए वेरिएंट कोरोना के आए हैं उसने मार्केट के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया था और जिसकी वजह से शुक्रवार को 12% तक दाम गिर गए थे और कल हालांकि कुछ रिकवरी आई थी, लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई है और आप देखिए कि आज मार्केट फिर से बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है। अब मार्केट की नजर 2 दिसंबर की ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है। हालांकि मार्केट के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ताजा कोरोना की नई चिंता को देखते हुए ओपेक शायद अभी उत्पादन बढ़ोतरी का प्लान टाल दे, उसको आगे खिसका दे, क्योंकि अगर ओपेक की तरफ से भी उत्पादन बढ़ता है तो ये मार्केट पर दोहरी मार होगी। लेकिन दूसरी तरफ न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान से बातचीत चल रही है, वो क्रूड मार्केट के लिए एक दबाव बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि ईरान से अगर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ता है तो लिहाजा ओवर सप्लाई की चिंता मार्केट में और बढ़ जाएगी। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज के, सुधाकर देसाई हैं प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के और विजय डाटा हैं MD हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रीतम पटनायक जी, आप जरा बताएं कि क्रूड में जो एक अचानक से तेज गिरावट आई है, क्या ये गिरावट अभी और बढ़ जाएगी या मार्केट थोड़ा सा यहां पर रुकेगा? देखिए नितिन जी, आपने जो बोला था बिल्कुल ही सही अनुमान लगाया था कि कोरोना वायरस के वापस इंक्रीज होने के चक्कर में बेसिकली डिमांड में थोड़ा ग्लट आ सकता है करके, ये तो बहुत ही स्वाभाविक एक्सपेक्टेशन था। उस चक्कर में हम लोगों ने बहुत सीवियर करेक्शन देखा भी था। पर देखिए 2-3 न्यूज में मैं आपको बता देता हूँ। एक था कि जो प्रेशर था ओपेक के ऊपर कि आप दबाव था कि आप 400,000 बैरल से ज्यादा इंक्रीज करें प्रोडक्शन का, ये उनके लिए एक सुहाना मौका होगा कि जाके वो बोलेंगे कि हम लोग ये प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे। और मैं सरप्राइज भी नहीं रहूंगा कि यदि वो आके बोल दे कि हम लोग एक्चुअली प्रोडक्शन में कटौती कर ले, क्योंकि ये डिमांड में, क्योंकि उनको ग्लट दिख रहा है। पहला तो वो एक सिचुएशन है। सेकेंडली, हम लोगों ने देखा था एक बड़ा न्यूज था जो लास्ट टाइम था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अपना ऑयल रिलीज होगा। हम लोगों ने देखा उसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट था नहीं मार्केट पे, क्योंकि 55 मिलियन बैरल का कोई बहुत जल्दी कंज्यूम हो गया मार्केट से एंड उसका कोई सस्टेन इम्पैक्ट नहीं था। ईरान डील की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो अभी तुरंत कोई उसका आंसर नहीं है, क्योंकि ईरान की एक्सपेक्टेशन है कि उनके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम से उनको कोई भी सैंक्शन सारे हटा दिए जाए, जो ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं यूएस के गवर्नमेंट को जाके उनके पार्लियामेंट से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा सैंक्शन रिमूव करने के लिए भी। तो इस बहरहाल में मैं ये मान के चलता हूँ कि जहां आपके यूएस के प्रेसिडेंट आके बोलते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमम होगा नए कोविड का जो वेरिएंट है। दूसरा कि जितने भी अपने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने ये भी बताया कि शायद से उनको बाई जनवरी फर्स्ट वीक तक उनको कहीं ना कहीं कोई एक जैसे बोलते हैं होप है कि कहीं ना कहीं इस वेरिएंट को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन भी शायद से वो तुरंत निकाल सकें, क्योंकि कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है कोविड के वेरिएंट के लिए। तो आई थिंक ज्यादा पैनिक करना थोड़ा खतरनाक होगा इस टाइम पे, इसलिए हमारा खुद का रुझान है कि थोड़ा नीचे आता है तो क्रूड खरीदने लायक है। इसलिए हमारा एक बाई कॉल है क्रूड में, हम लोग बोलते हैं कि अराउंड 5100 पे हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 5000 के लेवल पे ही होगा एंड टारगेट प्राइस होगा 5200 का। अच्छा, ठीक है। अब मैं अगर जतिन जी आपसे पूछूं कि आज कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि 5150 के भी नीचे आ गया है क्रूड का मार्केट MCX पर, तो क्या इस भाव पर कोई ट्रेड लेना चाहिए या मार्केट में जिस तरह से पैनिक रिएक्शन है थोड़ा दूर रहा जाए? क्या सुझाव आपका? जरूर मार्केट में थोड़ा पैनिक रिएक्शन जरूर है और आई थिंक कुछ स्ट्रॉन्ग अपडेट भी होना चाहिए अभी इमीडिएट बेसिस पे। आई थिंक थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। ऑल ऑफ अ सडन रिस्कियर एसेट्स जो भी है सब में सेल ऑफ देखने मिल रहा है एज वी स्पीक, इंक्लूडिंग इक्विटीज और क्रूड ऑयल। तो जरूर मुझे लग रहा है कुछ बड़ी खबर जरूर होगी इसके पीछे।
जिस तरह से अभी वेरिएंट्स के जो न्यूज अपडेट है उसके पीछे डेफिनेटली यहाँ पे रुझान जो है वो रिस्कियर एसेट्स को लेकर के नेगेटिव चल रहा है। तो इंक्लूडिंग ऑल दी रिस्कियर मार्केट्स, सभी मार्केट्स जो रिस्कियर मार्केट्स है वहां पे वीकनेस का कारोबार जो है वो चल रहा है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलना चाहिए ऑल द रिस्की एसेट्स के अंदर। 50 to 100 के आसपास अगर फिर से एक बार स्पाइक देता है प्राइसेस तो डेफिनेटली वहां पे एडवाइस रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी है कच्चे तेल पर, और कच्चे तेल में लगातार गिरावट बढ़ रही है और इस वक्त मार्केट 3.5% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं सोयाबीन की, जहां पर जबरदस्त गिरावट का माहौल बना है और 2 दिन में सोयाबीन के दाम 8% से ज्यादा गिर गए हैं। कल 6% भाव लुढ़का था, आज आप देखिए कि 2% से ज्यादा की गिरावट आ गई है। इनफैक्ट 2.5% तक अब मार्केट टूट चुका है, तो 8.5% भी आप कह सकते हैं। तो बहुत तेज गिरावट आई है। गिरावट के पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह है, हालांकि एक वजह ही बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर हावी रही है। वो वजह यह है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार से यह डिमांड की है कि सोया मील इंपोर्ट की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ाई जाए। आपको याद होगा कि सरकार ने 12 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी दी थी, जिसमें 6.5 लाख टन का इंपोर्ट हो चुका है। अब इंडस्ट्री कह रही है कि बाकी 5.5 लाख टन इंपोर्ट करने के लिए मार्च 2022 तक की समय सीमा बढ़ा दी जाए। और ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी सोयाबीन की अराइवल है, तो सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अगर अराइवल के वक्त में इंपोर्ट को अलाउ आगे तक कर दिया जाएगा तो दाम कम हो जाएंगे, किसानों को नुकसान का खतरा रहेगा। ये तमाम तरह की बातचीत चल रही है। उसी का इंपैक्ट कल ये हुआ कि कल 6% तक दाम गिर गए और कल 6% गिरे। शाम को दूसरी खबर आ गई कि राजस्थान में, जो कि सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां पर सरसों और सरसों के तेल पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आप सोयाबीन के ऊपर मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड का हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। विजय डाटा हैं, एमडी हैं विजय सॉल्वेक्स के, और सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डाटा जी, आप तो राजस्थान से आते हैं, आपका बड़ा ट्रेड है सर वहां पर मस्टर्ड में। पहले तो आपसे मैं मस्टर्ड के बारे में पूछूंगा कि वहां पर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है क्या इंपैक्ट होगा सर? सरसों के तेल के दाम और कम हो जाएंगे क्या? देखिए, स्टॉक लिमिट अभी तो 30 नवंबर आ गया है, स्टॉक्स बहुत कम रह गए हैं। हाँ, तो स्टॉक लिमिट का बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं आएगा कि मिलर्स के पास में इन्होंने समय दिया है। एक जरूर इसमें थोड़ी सी रह गई है, इस ऑर्डर में गलती है, उसके बारे में जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन्होंने टाइम नहीं दिया है उसके लिए। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम दिया था स्टॉक्स को क्लियर करने के लिए, यदि किसी की लिमिट से ज्यादा है तो उसके बारे में शायद वो ठीक कर देंगे। और बाकी सोयाबीन पे भी आ गया है मेरे ख्याल से। क्या शायद ऑल ऑयल सीड्स पाया है, तो हाँ। सोयाबीन पे जरूर असर आएगा क्योंकि क्रशिंग हो जाएगी, इससे फायदा ये होगा। हाँ। क्योंकि ट्रेडर्स से स्टॉक नहीं कर पाएंगे सोयाबीन का और ग्राउंडनट का। अच्छा। तो इसकी क्रशिंग बढ़ जाएगी और ये अच्छा होगा देश के लिए भी कि सीड सीजन के समय पे क्रश हो जाए। अच्छा। उससे क्या फायदा होता है? एक तो ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और अननेसेसरी स्टॉक्स नहीं होते हैं। अच्छा, तो सर अगर क्रशिंग बढ़ जाएगी, आप कह रहे हैं कि क्रशिंग बढ़ जाएगी क्योंकि कोई होल्ड करके नहीं रख पाएगा, स्टॉक जमा नहीं रख पाएगा, तो जब क्रशिंग बढ़ेगी तो तेलों की सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या ये माना जाए कि तेल के दाम बहुत जल्द कम हो जाएंगे? नहीं, तेलों के तो नहीं होंगे, लेकिन डीओसी के जरूर कम हो जाएंगे, क्योंकि जब क्रशिंग बढ़ेगी तो डीओसी को इनको बेचना ही पड़ेगा। और जब क्रशिंग बढ़ेगी तो अभी डीओसी के दाम जो आर्टिफिशियल बढ़ा के रखे गए हैं वो शायद कम हो जाएंगे। तेल के क्यों नहीं होंगे सर? तेल भी तो बनेगा। देखिए, ऐसा है, पिछले 30 सालों से इंडिया हमेशा से डीओसी में एक्सपोर्टर रहा है। इतने ऊंचे भाव में एक्सपोर्ट की पैरिटी नहीं है। अच्छा। अब भाव इसीलिए घटे हैं कि एक्सपोर्ट की पैरिटी लगानी ही पड़ेगी इंडस्ट्री को। अगर डीओसी इंपोर्ट हो जाएगी तो इंपोर्ट होगी तो उसकी पैरिटी काफी नीचे पड़ती है। नहीं, वो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, जब क्रशिंग होगी तो डीओसी भी निकलेगा और तेल भी निकलेगा, तो डीओसी के दाम कम हो जाएंगे लेकिन तेल के नहीं होंगे, क्यों सर? डीओसी इसमें निकलती है 82-83%, तेल निकलता है 17-18% से। हाँ, तेल बहुत कम होता है। तो तेल ठीक है, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। यदि मान लीजिए 5 लाख टन क्रशिंग बढ़ती है तो 80-90 हजार टन तेल भी फालतू मिलता है, ये बात सही है। हाँ। उतना अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन क्रशिंग बढ़ जाएगी तो उससे क्या कुछ एक्सपोर्ट भी हो जाएगा और सीड क्रश भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। सुधाकर देसाई जी, आप बताएं जरा कि आपके हिसाब से जो गिरावट आई है सोयाबीन की कीमतों में 2 दिन में 8%, पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड है कि
जीएम सोयामील इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई जाए, आप एग्री करते हैं क्या? आप सहमत हैं क्या कि अभी इंपोर्ट होना चाहिए, या आपको भी लगता है कि चूंकि अभी किसानों का माल आ रहा है लिहाजा इस वक्त इस तरह का फैसला ठीक नहीं होगा? आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए, आज के दिन में मील अगर 8 लाख टन क्रश होता है नवंबर में, तो यू विल गेट अबाउट 6.4 लाख टन ऑफ मील। सो उसमें 50% एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज टुडे एक्सपोर्ट इज एट ए डिस्पैरिटी ऑफ $100. सो द सीड prices will have to fall in order to make crushing happen and export happen. So थोड़ा अगर वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो सीड जो गिरना चालू हो गया है, ये उस लेवल पे पहुंचेगा जिस लेवल पे एक्सपोर्ट ऑफ मील विल कम इनटू पैरिटी। सो थोड़ा वेट करना चाहिए। एंड देखिए, द इशू इज अबाउट बैलेंसिंग बिटवीन सीड प्राइसेस एंड द मील अवेलेबिलिटी। तो गवर्नमेंट को ये सब देखते हुए क्रशिंग, सीड फार्मिंग, मतलब सीड प्राइसेस, क्रशिंग इंडस्ट्री, पोल्ट्री, तीनों को साथ में लेके थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जब भी जरूरत है, शॉर्टेज है 1 लाख टन 2 लाख टन, तो ऐसा टेम्पररी अलो किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर शॉर्टेज है तो थोड़ा बहुत अलाउ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका और विजय डाटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि आगे तेल और तिलहन का प्राइस होगा क्या। तो आप दोनों भी कह रहे हैं कि दाम यहां पर कुछ कम होने वाले हैं, क्योंकि क्रशिंग अगर बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में एक रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। 48,100 के करीब है गोल्ड और 47,847 ये गोल्ड का ताजा भाव है। 250 रुपए की तेजी यहां पर दिख रही है। लेकिन फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का जो गोल्ड का प्राइस है 48,200 के आसपास है और वहां पर करीब करीब 200 रुपए की तेजी दिख रही है। सवाल यह है कि क्या गोल्ड की चमक और बढ़ेगी, क्या गोल्ड में और निवेश बढ़ेगा? तो बताएं जरा प्रीतम कि गोल्ड में क्या इस तेजी को अभी फंडामेंटली ठीक माना जाए, बाइंग की जाए इस भाव पर गोल्ड में? नहीं, आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ा रुक के हमको खरीदे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई खबर आई है जिस चक्कर में हम लोगों ने देखा है गोल्ड के प्राइसेस को थोड़ा सा स्पर्ट मिला है और यूएस फ्यूचर्स भी बहुत प्रेशर में आ गए हैं। बट वन ऑफ द जो मेन रीजन इसके ऊपर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्यूई ईजिंग की बात चल रही थी कि हम लोग अपना बहुत इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, प्लस जो अपना स्टिमुलस प्रोग्राम था उसको टेपर करेंगे। आई थिंक ये नए कोविड के चक्कर में आई थिंक शायद से फेड का एक्सपेक्टेशन की फेड आके थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखे। ये भी आप सुनेंगे कि जेरेम पॉवेल का कमेंट भी था कल की तरफ, जहां उन्होंने बोला था कि इस कोविड के डिसरप्शन के चक्कर में ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक इस कारण ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत तेजी देखी है गोल्ड में अभी हाल फिलहाल में। बट आई थिंक थोड़ा कुछ पैनिक के चक्कर में थोड़ा भागा है मार्केट। ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखा जाए तो 48,000 के लेवल पे आता है तो सोना वापस लेने लायक है। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 47,850 का और टारगेट प्राइस 48,300 का लेवल का या 300 या 400 के लेवल तक का आ सकता है गोल्ड। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। सिल्वर में करीब करीब 350 रुपए की तेजी है। तो आप बताएं जतिन की क्या चांदी में अभी ठीक वक्त है, ठीक प्राइस है अब एंट्री का? मुझे जिस तरह से मार्केट अभी फिलहाल शेप्ड है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटीज जो है वो एक वॉलेटाइल सेशंस दिखा सकती है। ट्रेडर्स को बहुत ही सावधानी से ट्रेड लेना होगा, बिकॉज स्पाइक्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो स्पाइक्स होते हैं वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर लेते हैं और फिर वापस से वही डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो लेवल वाइज अगर देखने जाएंगे तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो सिल्वर मार्च वायदा के लिए है वो है अराउंड 63,000 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है सिल्वर के लिए। जब तक 63,000 के नीचे है तब तक बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर नहीं गिन रहा हूं मैं। और उसी के साथ में 62,200 जो है सपोर्टिव जोन्स भी हैं। तो ये जो 1000 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करते हुए जब तक दिख रहा है तब तक ये वॉलेटाइल रेंज के अंदर रह सकता है आज के दिन में। तो हायर एंड पे बाय करके फंसना नहीं है और लोअर एंड पे सेल करके फंसना नहीं है। 63 के ऊपर एक बार ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक अच्छी खासी रैली जो है देखने मिलेगी। तो संक्षेप में, ठीक है सर, ओके डन। प्रीतम पटनायक जी बिल्कुल संक्षेप में आज के लिए मेटल में आपकी टॉपिक।
मैं कॉपर को बाय करके चलूंगा, जहां पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आ ही सकता है मेटल मार्केट में, क्योंकि हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो चाइना में देखा था वो बाउंस हुआ आफ्टर 3 मंथ्स के लॉन्ग टाइम के बाद में। तो हमारा बाई कॉल है कॉपर में, जहां पे हम लोग 730 के लेवल पे हम लोग बाई करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 727 पे लगा के, और टारगेट प्राइस है हमारा 738 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीतम पटनायक जी आपका और जतिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार। सुपर शक्ति